हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल पर एजुकेशन विद रश्मि पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी की क्लासेस चल रही थी। पर्सनालिटी की थेरीज धीरे धीरे एक क्रम में आगे बढ़ रही हैं और आज की जो आपकी थेरी है, जो एक नया सिद्धांत आपके लिए लेकर आई हूँ, तो समय को ना खराब करते हुए सीधे सीधे हम अपने टॉपिक पर आकर बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं या फिर पर्सनालिटी की जिस थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका मांग सिद्धांत या फिर पर्सनालिटी की नीड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत के बारे में या फिर नीड थ्योरी, यानी कि व्यक्तित्व का जो मांग सिद्धांत है। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इस पे कौन कौन इसके समर्थक थे और उन्होंने इसके बारे में क्या क्या अपनी राय दी, क्या क्या विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चनिंग कैसे होती है, कहाँ से होती है, इस सब के बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। ठीक, तो मांग के बारे में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए, ठीक है, व्यक्ति जो है वो अपने जिस भी परिवेश में रहता है, भौतिक प्लस सामाजिक परिवेश में, ठीक है, भौतिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में रहता है और उसे जीवन यापन करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? जीवन यापन करने के लिए उसे कुछ कह लीजिए कि आवश्यकता उत्पन्न होती है, उसके जीवन में आवश्यकता जन्म लेती है और जो आवश्यकता जन्म लेती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? वो पूर्ति के लिए निरंतर एक ही दिशा में क्या करता रहता है? प्रयास करता रहता है। और यही जो आवश्यकता है, यानी कि यहीं पर उसकी क्या उत्पन्न होती है? मांग उत्पन्न होती है। यानी कि जीवन जो कि मांग सिद्धांत के समर्थक थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी व्यक्ति हो उसे जीवन यापन करने के लिए, यानी कि अभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक निर्धारित दिशा में वो एक कहते हैं ना कि फोर्स उत्पन्न होता है। फोर्स यानी कि बल, यानी कि डायरेक्शनल, यानी कि जो कि उसे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगातार क्या करता रहता है? प्रेरित करता रहता है। और इसी को क्या कहते हैं? फोर्स को मोटिवेशन, ठीक है, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा भी पूरा का पूरा एक टॉपिक है, उसकी थेरीज हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए कुछ मांग है, उनकी मांग उत्पन्न होती है, मांग की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, वो भी निर्धारित दिशा में व्यक्ति प्रयास करता है और उसी को क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जितना ज्यादा अभिप्रेरित होता है, अभिप्रेरित होकर वो अपने जीवन की जितनी भी मांग है, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, सबकी निरंतर एक के बाद पूर्ति करता रहता है। ठीक है, अब इसमें दो लोगों के नाम आते हैं और दोनों के जो थेरीज हैं, दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चनिंग होती है, अच्छी खासी। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन करके उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें दो लोगों का नाम आता है, एक अब्राहम मास्लो और दूसरा नाम इसमें जो आता है वो आता है मुर्रे का मांग का सिद्धांत। ठीक है, मुर्रे का मांग का सिद्धांत। एजुकेशन से संबंधित किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मुर्रे तो समझ लीजिए कि हर सिलेबस में हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन जो अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है वो हर एक सिलेबस में आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हालांकि कोई भी आप जनरल सी किताब उठा लेंगे, उसमें आपको इनका जो बेसिक है, जितना बेसिक सिद्धांत आपको सब मिल जाएगा। लेकिन बात यही है कि बेसिक सिद्धांत के आगे की जो इनकी थ्योरी है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चनिंग होने लगी है। ठीक है, तो हम उस
पर भी बेसिक थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे और इनकी जो आगे की थ्योरी जो और भी इनका है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अब्राहम मास्लो के सिद्धांत की आज बात करेंगे। अब्राहम मास्लो का नाम जो है, अब्राहम मास्लो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इनका जो सबसे पहली जो क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में वो ये होती है कि मानववाद के जनक, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है कि मानववाद का जनक कौन है या फिर मानववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वहां पर किसका नाम आएगा? अब्राहम मास्लो का नाम आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि मानववाद का जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो मानववाद का जनक अब्राहम मास्लो को कहा जाता है, ठीक है। या फिर दूसरी क्वेश्चनिंग यहीं से होती है कि मानववाद या फिर मानवतावादी जो मनोविज्ञान है उसका आध्यात्मिक जनक किसको कहा जाता है, यानी कि स्पिरिचुअल फादर, ठीक है। अगर बात ये आएगी मानववाद या मानवतावाद का आध्यात्मिक जनक, ठीक है, आध्यात्मिक जनक, क्योंकि ये दोनों तरीके की क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है, दोनों का आंसर एक ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ देते हैं कि मानववाद के जनक या फिर स्पिरिचुअल फादर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, या फिर मानवतावाद के आध्यात्मिक जनक कौन हैं। तो यहाँ पर ये नाम आप याद रखिएगा कि अब्राहम मास्लो के बारे में बात की जा रही है, ठीक। अब इन्होंने सबसे पहले अपने जो सिद्धांत के बारे में बताया उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बात की है अपने सिद्धांत में किसकी? मानव मूल्यों की, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की है? ह्यूमन वैल्यूज की बात की है इन्होंने। फिर आत्मनिर्देशन की बात की है, आत्मनिर्देशन, ठीक है। और इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो व्यक्तिगत वर्धन, ठीक है। ये यहाँ पर पॉइंट बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि क्वेश्चनिंग हो जाती है एग्जाम में कि अब्राहम मास्लो के जो सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से हैं बिंदु, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन पॉइंट में दे देंगे ABC तीनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो अब्राहम मास्लो ने जो अपना सिद्धांत बताया उसमें जो इन्होंने किसकी बात की? मान सिद्धांत के बारे में इन्होंने इसमें मानव मूल्यों को, आत्मनिर्देशन को और व्यक्तिगत वर्धन को, यानी कि इन तीनों चीजों को, व्यक्तिगत वर्धन यानी कि पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, व्यक्ति की जो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ होती है या फिर पर्सनल जो ग्रोथ होती है उसके बारे में इन्होंने बात की। आत्मनिर्देशन यानी कि सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि कोई भी व्यक्ति खुद अपने आप से कैसे निर्देशित होता है उसके बारे में इन्होंने बात की। व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि कोई भी व्यक्ति कैसे निर्देशित हो रहा है, खुद को कैसे डायरेक्शन दे रहा है, खुद के बारे में कैसे बात कर रहा है, इसके बारे में इन्होंने बात की। और ये सब जो अभी पहले बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि व्यक्ति जो होता है यानी कि वैल्यूज, सेल्फ डायरेक्शन और इंडिविजुअल ग्रोथ, यानी कि इन सबको के लिए व्यक्ति एक निर्धारित पैटर्न पर निश्चित दिशा में क्या करता है, निश्चित दिशा में उसको एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है जो उसे ढकेलता है, किसकी? तो उसको क्या कहते हैं? अभिप्रेरक। तो ये सारी क्रियाएं जो व्यक्ति में संपन्न होती हैं, इनका विकास जो होता है वो सब किसके माध्यम से होता है? अभिप्रेरक के माध्यम से संपन्न होता है। और अभिप्रेरक क्या होते हैं? कि अभिप्रेरक एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। अब इन्होंने अभिप्रेरकों के बारे में बात की। ये जो अभिप्रेरक होते हैं कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, जन्मजात होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अब्राहम मास्लो की जो अभिप्रेरकों की धारणा थी वो क्या थी, ठीक है। अब्राहम मास्लो के बारे में अभिप्रेरकों के बारे में अपनी क्या राय दी,
ठीक है। या फिर तो यहाँ पर सबसे पहला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया अभिप्रेरकों के बारे में ये कि ये सबसे पहले तो ये जन्मजात होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति में जन्म से ही अभिप्रेरक पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं अभिप्रेरकों को इन्होंने आवश्यकता का नाम दिया। इन्हीं अभिप्रेरकों को किसका नाम दिया इन्होंने? आवश्यकता का नाम दिया, आवश्यकता का, ठीक है। अब ये दो तरीके की क्वेश्चनिंग हो गई, ठीक है। अब्राहम मास्लो का अभिप्रेरकों के संबंध में क्या कॉन्सेप्ट था, या फिर इन्होंने अभिप्रेरकों के संबंध में क्या राय दी? ए, अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं, अभिप्रेरकों को आवश्यकता कहा, ए बी ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्होंने अपने सिद्धांत का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बताया। अब इनका जो इन्होंने एक व्यक्तित्व का जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब अब्राहम मास्लो ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिस मॉडल का नाम है व्यक्तित्व का पदानुक्रम मॉडल, ठीक है। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, व्यक्तित्व का पदानुक्रम मॉडल, ठीक है। हर किसी ने इसका नाम सुना होगा, इसके बारे में हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि कोई भी आप मनोविज्ञान की, बीएड की या एमएड की लेवल की कोई भी बुक आप उठाएंगे उसमें ये पूरा का पूरा जो इनका मॉडल है, यानी कि हिरार्किकल मॉडल ऑफ द पर्सनालिटी या फिर व्यक्तित्व का पदानुक्रम मॉडल, पूरा का पूरा मॉडल आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कहा, या फिर आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल, किसी किसी किताब में, बुक में आपको आवश्यकता, तो इन्होंने जो अब्राहम मास्लो थे इन्होंने एक जो वर्ड है आवश्यकता उसका बार बार यूज किया है। तो जैसे आवश्यकता की बात आएगी तुरंत हम अब्राहम मास्लो को याद करेंगे कि अब्राहम मास्लो ने इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल या व्यक्तित्व का पदानुक्रम मॉडल ये किसका है? सबसे पहले तो इसका नाम याद करिए, ये अब्राहम मास्लो ने दिया, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर एक आवश्यकताओं का एक क्रम निर्धारित किया, ठीक है। आवश्यकताओं के क्रम को इन्होंने दो भागों में बांटा, निम्न स्तर की आवश्यकताएं, ठीक है। निम्न स्तर की जो आवश्यकताएं थी उसको इन्होंने दो भागों में बांटा, शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। फिर आगे आपका उच्च स्तर की आवश्यकताएं, ठीक है। उच्च स्तर की जो आवश्यकताएं थी उनको जो अब्राहम मास्लो थे उन्होंने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, स्नेह एवं संबद्धता, ठीक है, आत्मसम्मान, स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और लास्ट में आत्म सिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया है, वो इसलिए लिख दिया है ताकि आगे इसके जो एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे, इसको जानेंगे कि ये जो इनका पदानुक्रम मॉडल था ये लिखा तो ऊपर से है, लेकिन ये इस तरीके का इसका डायग्राम बनता है 1 2 3 4 5, यानी कि जो 1 नंबर सबसे नीचे आएगा, 3 4 और 5 नंबर सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अब्राहम मास्लो ने व्यक्तित्व का जो पदानुक्रम मॉडल प्रस्तुत किया उसमें जो आवश्यकताएं थी उनको 2 भागों में बांटा, पहला निम्न स्तर की आवश्यकताएं और फिर उच्च स्तर की आवश्यकताएं। पहले तो हम आवश्यकताओं की बात करेंगे कि इन्होंने बताया कि जो आवश्यकताओं का जो क्रम है, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक, इनमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट व्यक्ति
दूसरे नंबर पे पहुंच जाए या फोर्थ नंबर पे पहुंच जाए, जब एक स्तर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जरूरी नहीं है कि वो 100% पूरी हो जाए, लेकिन जब एक स्तर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तभी दूसरे स्तर की आवश्यकता का जन्म होगा। जब दूसरे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा, यानी कि आवश्यकताओं का एक क्रम इन्होंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, पदानुक्रम। ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो पद का अनुक्रम, यानी कि इन पदों का एक क्रम निर्धारित किया है मास्लो ने कि जब तक कि निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक की व्यक्ति में उच्च स्तर की आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं होंगी। और निम्न स्तर में भी पहले एक नंबर पर जो है उसकी आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति व्यक्ति में होगी, तब दूसरे नंबर की आवश्यकता उत्पन्न होगी, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया आवश्यकताओं के बारे में। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति में इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण, यानी कि मोटिवेशन जो है, क्योंकि जब तक कि व्यक्ति के पास एक मोटिवेशन नहीं होगा, एक वो अभिप्रेरित नहीं होगा, तब तक कि वो आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं सकता या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक आवश्यकता की। शारीरिक आवश्यकता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, यानी कि हर एक व्यक्ति में इस आवश्यकता का जन्म सर्वप्रथम होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि खाना, पानी, ठीक है, खाना, भोजन या फिर पानी और ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, इस तरीके की आवश्यकताएं जिनके बगैर व्यक्ति रह ही नहीं सकता, उसका जीवन संभव ही नहीं है। और लगभग बात की जाए तो 85% व्यक्तियों में इसकी पूर्ति भी हो जाती है। यानी कि इन्होंने, मास्लो ने 100% की बात नहीं की, इन्होंने कहा इस आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो, भले ही कुछ कम हो, लेकिन इसकी पूर्ति होना आवश्यक है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन तो सबको ही मिल रही है, खाना और पानी किसी को खाना नहीं मिल रहा है, पानी की सुविधाएं बहुत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि जीने के लिए जरूरी है, तो व्यक्ति एक दिन बिना खाए रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो इसलिए 85% व्यक्तियों की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। अब सुरक्षा की बात करते हैं। अब हमारे पास खाने को भी है, पीने को भी है और हमारा जीवन ठीक ठाक से चल रहा है। अब हमको क्या है, अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है कि आखिर कहीं हमें किसी चीज से खतरा तो नहीं है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि हमने किसी भी चीज का डर। ठीक, सुरक्षा का मतलब यह है कि हमारी खुद की सुरक्षा, हमारे सामान की सुरक्षा, हमारे परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, ये यहाँ पर जैसे शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है, ये सुरक्षा की आवश्यकता जन्म ले लेती है और लगभग 70% लोगों में इसकी भी पूर्ति हो जाती है। जैसे ही निम्न स्तर की ये 2 आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वैसे तो आवश्यकताओं का कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, एक पूरी हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, पूरा जीवन हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा देते हैं। ठीक है, पहले साइकिल भी नहीं है, साइकिल के लिए पैसा आया, साइकिल खरीदा, साइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल आ गई तो कार चाहिए, कार आ गई तो और अच्छी वाली कार चाहिए, और अच्छी वाली कार आ गई तो अच्छा घर चाहिए, घर चाहिए तो छोटा घर क्यों चाहिए, बड़ा घर चाहिए। ठीक है, तो सारे जीवन भर हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, अब स्नेह एवं संबद्धता। अब हमारा खाना पीना भी पूरा हो रहा है, हम पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। ठीक है, अब हमको प्रेम की, स्नेह की आवश्यकता उत्पन्न हो गई कि लोगों से क्या करना है, मिलना है, जुलना है। संबद्धता यानी कि लोगों से संबंध बनाने हैं, अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार सब इकट्ठा करने हैं। और लगभग 50% लोग इसमें संतुष्ट रहते हैं। फिर सब पूरा हो जाता है कि अरे हम समाज में मेरी प्रतिष्ठा बन गई, अब उस प्रतिष्ठा
कि क्या करनी है, हमको रक्षा करनी, हमारा जो ईगो है, आत्मसम्मान है, वो उसको कहीं पर भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, लगभग लगभग 40% व्यक्तियों की इच्छा पूरी हो जाती है। और लास्ट में आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये बहुत ही रेयर है, यानी कि आत्मसिद्धि यानी कि बिल्कुल मान लीजिए कि कहते हैं ना कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग आदमी जो होता है वो इस आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम हो पाता है। और लगभग लगभग कितना 10% व्यक्ति ही इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, जिन पर कह लीजिए कि किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आत्मसिद्धि का मतलब कि प्रत्येक परिस्थिति में उनका जो स्वभाव होता है, आचरण होता है, यानी कि एक जैसा रहता है, सत्य पर चलने वाले, हमेशा न्याय की बात करने वाले, भले ही उनका उसमें व्यक्तिगत नुकसान कितना ही हो रहा हो, लेकिन ये जो अवस्था होती है ये 10% लोग ही यहाँ तक केवल पहुंच पाते हैं। बाकी यहाँ तक तो 40% की बात हो ही गई। तो ये जो व्यक्तित्व का जो पदानुक्रम मॉडल या आवश्यकता का पदानुक्रम मॉडल, हियरार्किकल मॉडल ऑफ द पर्सनालिटी, जो अब्राहम मास्लो ने दिया, ये एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे या मानवतावाद के जनक कह लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम की। इतने पोर्शन में एग्जाम में क्वेश्चनिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले आपको इस मॉडल का नाम याद रखना है, इंग्लिश में याद कर लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए है। ठीक है, फिर किसने दिया, अब्राहम मास्लो ने दिया। इन्होंने आवश्यकताएं कितनी बताई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती कितनी आवश्यकताएं बताई, तो 5 आवश्यकताएं बताई। ठीक है, 5 आवश्यकताएं, फिर 5 आवश्यकताओं का निर्धारित क्रम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल उंगलियों पर इसको रट लीजिए, घोल कर पी लीजिए, समझ लीजिए कि यहां से अब्राहम मास्लो से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इनके जो नाम है, नाम ही नहीं क्रम में नाम, ठीक है, बिल्कुल रट लीजिए, घोल कर पी लीजिए कि किस क्रम में जो आवश्यकताएं हो जन्म लेती हैं। ठीक है, फिर एक तो क्रम पूछा जाता है, आवश्यकताओं का नाम पूछा जाता है, कौन सी है कौन सी नहीं है। मान लीजिए 2 3 4 दे दी, ए बी डी ई इस तरीके से करके, और या फिर उपरोक्त सभी, उपरोक्त कोई नहीं, या फिर इनमें से कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर अब इन्होंने बात की है कि जो निम्न स्तर की आवश्यकता है, अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अब्राहम मास्लो ने किन आवश्यकताओं को ज्यादा महत्व दिया है, तो निम्न स्तर की जो आवश्यकता है उनको ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि खाना पानी ऑक्सीजन के बगैर, सुरक्षा के बगैर व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, इनके बगैर व्यक्ति तब भी जीवित रह सकता है। ठीक है, और जो ये अब बात करेंगे कि ये जो 5 जो मांगे हैं, जो नीड है या आवश्यकता है, इनको इन्होंने किस नाम से पुकारा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती, कहीं पर लिख लीजिए 5 मांगों को इन्होंने मूल मांग या बेसिक नीड या मूल मांग। ठीक है, इन 5 जो स्तर की जो मांगे हैं, ये आपकी, इनको इन्होंने मूल मांग या बेसिक नीड्स के नाम से पुकारा है या बेसिक नीड्स कहा है। ठीक है, इतना तो ये तो इनका मॉडल जो है बीएड एमएड लेवल की हर बुक में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चनिंग होती है, किस तरीके से होती है, आपको बता दी। अब इनकी जो थ्योरी का जो दूसरा पोर्शन है उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में उसके बारे में भी क्वेश्चनिंग होने लगी है। ठीक है, क्वेश्चन जब आता है उसके बाद समझ में आता है कि क्वेश्चन कहां से आया। ठीक है, अब ये तो इन्होंने जो थी मूल मांग यानी बेसिक नीड्स, ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को इनकी आवश्यकता है, बेसिक नीड्स की बात की है। अब इनके बाद इन्होंने कुछ अतिरिक्त और मांग बताए, कुछ और आवश्यकताएं बताई जिसकी व्यक्ति को जरूरत होती है। सबसे पहले इन्होंने अन्य मांगे, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया संज्ञानात्मक मांग।
संज्ञानात्मक मांग, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया तंत्रिकागत मांग, तंत्रिकागत मांग, न्यूनता अभिप्रेरक, ठीक है, न्यूनता अभिप्रेरक और वर्धक अभिप्रेरक। ठीक है, संज्ञानात्मक मांग यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, संज्ञानात्मक मांग यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स, तंत्रिकागत मांग यानी कि सेफ्टी, सॉरी न्यूरोटिक नीड्स, ठीक है, न्यूरो से यानी तंत्रिकागत यानी कि न्यूरोटिक नीड्स, न्यूनता अभिप्रेरक यानी कि डेफिसिट मोटिवेशन, लिखे दे रहे हैं नाम, ठीक है। और तंत्रिकागत मांग में न्यूरोटिक नीड्स, ठीक है, ये तो साइकोलॉजिकल हो गया। ठीक है, और लास्ट में आ गया आपका, और लास्ट में आ गया आपका वर्धक अभिप्रेरक यानी कि ग्रोथ मोटिवेशन, ग्रोथ मोटिवेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में एग्जाम में अच्छी खासी क्वेश्चनिंग होने लगी है, ठीक है। अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हो सकता है आपके पास नेटवर्क का इशू हो, डेटा का इशू हो, ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी उसमें इन चारों के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा होगी। क्या है ये कॉन्सेप्ट, इनका क्या है, एग्जाम में क्वेश्चनिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अब्राहम मास्लो ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें कही, किस तरीके से कही। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बिल्कुल टाइम से तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे ही जुड़े रहिए। हालांकि ठंड बहुत है लेकिन मेहनत करनी है आपको भी, मुझे भी, और ठंड का असर अपनी मेहनत पर बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ठीक है। कुछ दिनों की ठंड है, वापस से चली जाएगी, लेकिन अगर ये समय चला गया हमारा तो ये लौट कर वापस नहीं आने वाला है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।